सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, एनर्जी को कंज्यूम करके, एनर्जी को यूटिलाइज करके, द ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दीज आर पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब अगर आपको नहीं भी पता है, आप भूल भी गए हैं, तो आपको नाम से पता लग जाएगा कि भाई दोनों ट्रांसपोर्ट में से ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, ठीक है, एनर्जी को कंज्यूम करेगा. तो नाम से समझ में आ रहा है कि एक्टिव, एक्टिव का मतलब जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो. तो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर, ऑन द basis of what? On the basis of एनर्जी कंजम्पशन. क्लियर, एनर्जी का कंजम्पशन के बेसिस पे ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने तरीके के हैं बच्चों? दीज आर ऑफ टू टाइप्स. नाम से समझ में आ रहा है एक्टिव, क्लियर, तो यहां पे एनर्जी यूटिलाइज होगी. वहीं पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है. अब क्वेश्चन आता है कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्यों चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो अगर सब्सटेंस जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह कम है और वहीं पे दूसरी जगह क्या है, ज्यादा है. तो अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट जहां पे उसका कम है, कॉन्सेंट्रेशन मींस यहां पे क्या है, अमाउंट है, ठीक है, तो लो अमाउंट से वो कहां मूव कर रहा है, हाई अमाउंट में, यानी कि अगेंस्ट में मूव कर रहा है. नॉर्मली क्या होना चाहिए, हाई टू लो होना चाहिए, लेकिन वो अगेंस्ट में मूव कर रहा है. अगेंस्ट में मूव करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर? वहीं पे अगर मैं बात करूं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट क्या हो रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल से, आयन है, पार्टिकल है, वो अपनी जगह से मूव कर रहा है. कहां से? जहां पे उसकी अमाउंट, जहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है. कहां मूव कर रहा है? जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है. तो ये तो होता ही है यूजुअली यूनिवर्स में, यही प्रोसेस फंडा फॉलो होता है. और इसके मूवमेंट के लिए, इस तरह के मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे कौन सा ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट. Is it clear? Have you understood? तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करा पैसिव when the movement is taking place from high to low concentration, active when the movement is taking place from low to high concentration. Is it clear? किसका मूवमेंट हो रहा है? सब्सटेंसेस, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, क्लियर, इन सबका मूवमेंट हो रहा है. डन. अब क्योंकि हाई टू लो है तो कोई एनर्जी नहीं, विद द फ्लो जाएगा, आराम से मूव करेगा. लेकिन यहीं पे लो टू हाई होगा तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? एटीपी. क्लियर? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Is it clear? This is the full form of ATP. Is it clear? Have you understood? अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक बीकर है. Is it clear? This one is the this is the beaker. Clear? यहाँ पे ये बीकर है, ये A बीकर है, ये है बीकर B. Is it clear? समझ में आया? ये कौन सा बीकर है बच्चों? इसको मैं मार्क कर देती हूँ अलग से. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर जो है वो इधर तक फिल है. मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ये ब्लू कलर से मैंने वाटर मार्क करा है, और ये जो है ये वाटर यहाँ तक फिल है. ठीक है, चलिए यहाँ तक फिल है. क्लियर? अब मैं इसको मेंशन कर देती हूँ कौन सा बीकर कौन सा है. ठीक है, यहाँ पे हम चीज मेंशन कर देते हैं. चलिए, ये है ए बीकर, क्लियर, ये है बी बीकर. डन. समझ में आया? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर सब्सटेंसेस, यहाँ पे क्या थी, पहले वॉल थी, अब ये वॉल हट गई है, अब सब्सटेंसेस का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरली क्या होगा कि कहां से कहां मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम बी टू ए. जो भी वाटर का मूवमेंट हो कहां से कहां होगा, बी टू ए, क्योंकि बी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है. तो ऑब्वियसली बी टू ए मूव करेगा. ठीक है, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे कौन सा ट्रांसपोर्ट? पैसिव. क्या इसमें एनर्जी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी. अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या होगा, कब तक होता रहेगा मूवमेंट? जब तक कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल लेवल नहीं आ जाता. इज इट क्लियर? अब अगर मैं बोलूं कि सब्सटेंस को अगर हम मूव करवाएं कहां से कहां, दैट इज फ्रॉम A टू B. ठीक है, मैं चाहती हूं कि A से B मूव करें, तो A से B मूव करवाने के लिए क्या होगा, एनर्जी लगेगी, क्योंकि हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहे हैं. क्लियर? कैसे जा रहे हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द अमाउंट, दैट इज फ्रॉम लो टू हाई, और उसके लिए लगेगी एनर्जी, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एक्टिव. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चों, एक्टिव वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो एक्टिव से आप ध्यान रखिएगा एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कि होगा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे मैं शॉर्ट से लिख रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, क्या बोला मैंने? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब बच्चों होता है डिफरेंस. कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है, उसके अगेंस्ट चीज काम हो रही है. अगेंस्ट में कैसे काम हो रही है? दैट इज सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम लो टू हाई. ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको हमेशा मेंशन करने हैं, आपको मिलेंगे जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना. ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर क्या है? दिस टर्म ग्रेडियंट ओवर हियर मींस व्हाट? हियर ग्रेडियंट मींस डिफरेंस. ठीक है, किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? कंसंट्रेशन, अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, और उस डिफरेंस जो आ रहा है अमाउंट में, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. ठीक है, यहीं पे अगर मैं पैसिव के लिए वर्ड यूज करूंगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैं पैसिव के लिए क्या बोलूंगी? अलोंग कंसंट्रेशन. क्लियर? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? दैट इज अमाउंट. ग्रेडियंट का मतलब, अगेन आई एम सेइंग, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट हियर? ग्रेडियंट मींस डिफरेंस. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? कंसंट्रेशन अमाउंट में क्या डिफरेंस आ रहा है? एक जगह अमाउंट ज्यादा है, एक जगह अमाउंट कम है, और उसी के अलोंग चीज मूव कर रही है, दैट इज हाई टू लो. लेकिन यहाँ पे चीज मूव कर रही है अगेंस्ट में, दैट इज फ्रॉम लो टू हाई. क्लियर? और जब भी मूवमेंट होगा तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव में, पैसिव में नहीं होगी, विद द फ्लो काम करेगा. ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो प्रोसेस कैसा होगा? फास्ट होगा. भाई कोई भी एक्टिव होगा तो क्या होगा? बहुत ही तेजी से फटाफट काम करेगा, तो प्रोसेस क्या होगा बच्चों? फास्ट होगा. लेकिन वहीं पे क्योंकि पैसिव है, ठीक है, तो पैसिव प्रोसेस कैसा होगा? स्लो. आप किसी भी चीज में एनर्जी लगा दोगे तो काम फटाफट होगा,
क्लियर, और वहीं पे यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा. इज इट क्लियर टू यू, हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारी सेल के अंदर पावर हाउस कौन है, नेम द पावर हाउस ऑफ द सेल, नेम द सेल ऑर्गेनेली व्हिच इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो फट से आपको आंसर आना चाहिए. द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है. पावर का मतलब एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है. कैसे प्रोड्यूस करता है, हमें एनर्जी, हमारा एनर्जी का सोर्स क्या है, फूड है, हम फूड खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल क्या करती है, जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको ब्रेक करती है और उस फूड में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको ब्रेक करके रिलीज करती है, और उस रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. क्लियर, जो फूड में स्टोर होती है उसको ब्रेक करती है, एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, और यही एनर्जी यूज हो रही है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द ग्रेडियंट. तो ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनल है जो एटीपी प्रोडक्शन कर रही है. ठीक है, समझ में आया कैसे कर रही है, बात ब्रेकडाउन ऑफ फूड. और इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. अब आप देख रहे हैं कितने सारे छोटे सी स्लाइड से कितने सारे कॉन्सेप्ट्स, कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस जो है वो मूव कर सकते हैं दो तरीके से, ट्रांसपोर्ट होता है पैसिवली और एक्टिवली. एक्टिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में कौन सी सेल ऑर्गेनली क्रिएट कर रही है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड. एंड दिस प्रोसेस स्टूडेंट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज रेस्पिरेशन. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उस फंक्शन का नाम क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन. क्लियर, रेस्पिरेशन जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के मैम ब्रीदिंग. No, breathing जो है is a part of respiration, but actually respiration means breakdown of food to release energy. Is it clear? कौन सी सेल ऑर्गेनल के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है. Is it clear? समझ में आया, यहां तक आपको क्लियर है. और उस रेस्पिरेशन से जिससे फूड से ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी का नाम क्या है, एटीपी. क्लियर, तो ध्यान रखिएगा द पावर हाउस ऑफ द सेल इज व्हाट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इज इट क्लियर, समझ में आया, बता चुकी हूं, हम ऑलरेडी ये चीज अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो ये हमने अंडरस्टैंड करा द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो चीजें मैं आपको बता रही हूं प्लीज नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हर एक कांसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आगे आपको सब चीजें काम आएंगी. इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं इन डिटेल व्हाट आर द पैसिव ट्रांसपोर्ट और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चों दो तरह के होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. अब अगर आपसे क्विकली पूछूं कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा, दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट. क्लियर, समझ में आया, अलोंग विद द ग्रेडियंट. क्लियर, दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस ट्रांसपोर्ट में क्या एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो आप कहेंगे भाई नो मैम, नो एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड. ठीक है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, विद द पैसेज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं. प्रोसेस कैसा होगा भाई मैम, प्रोसेस जो है क्योंकि एनर्जी नहीं लगा रहे तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोसेस. ठीक है, अब ये है की पॉइंट पैसिव ट्रांसपोर्ट के. अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. तो यानी कि हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इस तरह से पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया कि भाई दोनों ही किसके एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है. अब जो चीज पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो रही है मतलब यही चीज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी हो रही है. भाई क्या हो रही है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो है वो मूव करेंगे along the concentration gradient, that is the molecules will move from higher to lower concentration. दूसरी चीज, इस तरह के प्रोसेस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा. तो हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया. अब हमें बस ये समझना है कि कौन से आयंस डिफ्यूज होंगे, कौन से आयंस ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेंगे. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफ्यूजन. बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, बिल्कुल भी गलत नहीं लिखनी है, कंप्लीट लिखनी है, आपके सब्जेक्टिव पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डेफिनेशन हम जनरली स्किप कर देते हैं, प्रिसाइज नहीं लिखते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं. तो डिफाइन जो है वो बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट होनी चाहिए, वेरी प्रिसाइज होनी चाहिए, अलॉन्ग विद द एग्जांपल. इज इट क्लियर? तो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. हम ट्रांसपोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं, किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, सब्सटेंसेस जो है वो मूव कर रहे हैं. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस मूव करेंगे. कौन से सब्सटेंसेस मूव करेंगे, सॉलिड के सब्सटेंसेस हुए, पार्टिकल्स हुए, लिक्विड हुए, गैसियस सब्सटेंसेस हुए, कोई सा सब्सटेंस हुआ, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो. अब वो मूव करेगा, कहां से कहां मूव करेगा, हाई टू लो, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से सब्सटेंस मूव करेगा जहां पे उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. समझ में आया, हम पढ़ रहे हैं पैसिव, तो पैसिव हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सब्सटेंस जो है वो हाई से लो मूव करेगा. तो इस तरह से आपको चीजें रिलेट करके पढ़नी है क्योंकि बायो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर आप हर चीज को मगअप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा. कितने टाइम तक मगअप कर पाएंगे, रट्टा लगा पाएंगे. तो आप कॉन्सेप्ट को लिंक करके पढ़ें, समझ के पढ़ें, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. हम समझ चुके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और हमें पहले से ही पता है, हम अपने आसपास में देखते ही हैं. तो वो चीज हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं बस कि सब्सटेंसेस जो है वो मूव करेंगे. वो सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है, वो लिक्विड के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो गैस के भी पार्टिकल हो सकते हैं. मूवमेंट कहां से कहां होगा, जहां पे उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से सब्सटेंस मूव करेगा जहां पे उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है. समझ में आया? टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली कब तक होता रहेगा, जब तक एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता, तब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, तब तक. उसके बाद भी चलता रहेगा. ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो मूवमेंट ही नहीं होगा, मूवमेंट होता रहेगा लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. Is it clear? And that process is termed as diffusion. Easy it is. मतलब वही हम पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं. डन, समझ में आया? यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या है, आउटसाइड ऑफ सेल. यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, दिस इज द आउटसाइड सेल. Is it clear? And this one is the inside of the cell.
इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पर्टिकुलर पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देख रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है सेल के अंदर, ठीक है। सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या है किसी सब्सटेंस की, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिपिड बाइलेयर के थ्रू कौन से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे, जो स्मॉल होंगे, नॉन पोलर होंगे, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होंगे, अनचार्ज होंगे, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे थ्रू लिपिड बाइलेयर। समझ में आ रहा है? अब हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन सा सब्सटेंस मूव हो गया, उसको हम यहां पे रिलेट कर सकते हैं, क्लियर। वहीं पे अगर आप देखेंगे, यहां देखिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर सॉल्युबल हैं, क्लियर, वो क्या होंगे, वो आयंस क्या होंगे, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। अब उन मान लीजिए ये जो आयंस हैं ये सोडियम आयंस हैं, ठीक है। अब सोडियम आयंस जो है वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू तो जा नहीं सकते, किसके थ्रू जाएंगे, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू। तो मान लीजिए जो सोडियम आयंस है उनकी कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो आयंस जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आया? इजी। तो यहां हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम इट्स हायर टू लो कंसंट्रेशन, क्लियर, इट कैन बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरह के मूवमेंट को, प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ में आया? अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे है हमारे प्यारे अमीबा जी, ठीक है। कौन है ये जनाब, दिस इज दी अमीबा, तो मेंशन कर देते हैं ये है अमीबा जी, ठीक है। अमीबा क्या होते हैं, वो क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फ्रेश वाटर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्लियर। अमीबा की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अमीबा इज व्हाट, मैं अलग कलर से मार्क कर देती हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में इजी हो, ठीक है। अमीबा की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आया क्या है सेल मेम्ब्रेन, क्लियर, यानी कि इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। समझ में आया? अब अमीबा जो है जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हम समझते हैं। अमीबा जो है उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से मिलेगी, फूड को ब्रेक करके मिलेगी। उस फूड को ब्रेक करने के लिए उसको रिक्वायरमेंट है किसके मॉलिक्यूल्स की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पानी में है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, ये क्या है, ये कहां पे प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर ज्यादा है, वहीं पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अमीबा सेल के अंदर कम है, ठीक है। ऑक्सीजन इज अ गैस मॉलिक्यूल। अब सीधी साफ बात है कि ऑक्सीजन क्योंकि पानी में ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज डिफ्यूजन। तो अब देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, कहां से कहां मूव करेंगे, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आया? अब अमीबा को ऑक्सीजन मिल गई, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अमीबा क्या करेगा, फूड का ब्रेकडाउन करेगा, जिसके चलते उसके बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू प्रोड्यूस। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द रेस्पिरेशन प्रोसेस अमीबा की सेल के अंदर क्या होगा, CO2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। वहीं पे वाटर के अंदर CO2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ द CO2 मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो यहां हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो कि रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, उसके लिए अमीबा को चाहिए ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में या वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स सेल, ठीक है। अब एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल के रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो दिस ऑक्सीजन will diffuse from its higher concentration to its lower concentration। अब जब अमीबा उस ऑक्सीजन को लेगा, फूड का ब्रेकडाउन करेगा, प्रोसेस का नाम है क्या, दैट इज रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से एक वेस्ट गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कंसंट्रेशन अमीबा सेल के अंदर ज्यादा होगा, पानी के अंदर कम होगा, बिकॉज ऑफ व्हिच द CO2 गैस विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो यहां पे हमने पढ़ा एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन में, दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या और एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी होगी बच्चों, रेस्पिरेटरी गैसेस होगी आपकी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो ये हो गया रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज। प्रोसेस का नाम क्या है, द प्रोसेस नेम इज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन और भी तरीके होते हैं, पर अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, एक्सचेंज हो रहा है, अगर एक हमने ली तो दूसरी हमने दी। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस के लिए हो रहा है, किस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है, रेस्पिरेशन, इसलिए हमने बोला इसको क्या, रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है कितनी, दैट इज 21%, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर 21% क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, O2 इज 21%। वहीं पे अगर मैं CO2 की बात करूँ तो एटमॉस्फेयर के अंदर है 0.03% समथिंग, ठीक है। समझ में? हम जो एयर इनहेल करते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हमने तो एयर इनहेल करी, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम क्या कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं, व्हिच इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेस कंटेन कर रहे हैं। अब जब हमने वो एयर इनहेल करी तो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वहीं पे जब हमारी बॉडी पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, एटमॉस्फेयर के
के अंदर जो इनहेल एयर है उसमें कम है, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउट। तो यानी कि हम लोग भी जो ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ एल्वेलाई, ठीक है, एक सिंगल एल्वेलाई है। एल्वेलाई वो स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, हमारी लंग्स में प्रेजेंट है, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, जहां पे वो ब्लड के साथ क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है। तो जो भी हम एयर इनहेल करते हैं ना बच्चों, वो एयर फाइनली कहां जाती है, लंग्स में, हमारे एल्वेलाई में जाती है, ठीक है, जो कि सराउंडेड है ब्लड से। ब्लड जो कि रिस्पांसिबल है क्या करने के लिए, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये ब्लड लेकर आया कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया। वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर में क्या है, कम है, और हमारे ब्लड में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इनहेल्ड एयर के अंदर CO2 का अमाउंट क्या है बच्चों, कम है, दैट इज व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इनटू द एल्वेलाई। वहीं पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इनहेल्ड एयर में क्या है, ज्यादा है, ब्लड में कम था, तो इसलिए O2 जो हो गई वो हमारे किसमें डिफ्यूज हो गई, ब्लड में डिफ्यूज हो गई, और इस तरह से ब्लड फिर क्या करेगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहां हमने सेकंड पढ़ा एग्जांपल कि हमारी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, हम CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, दैट इज आल्सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? तो दिस वाज अबाउट द डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें हमने एग्जांपल अंडरस्टैंड करा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। ब्लड और हमारी एल्वेलाई, ध्यान रखिएगा ये एल्वेलाई क्या है, दिस आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। हम जो भी इनहेल करते हैं वो फाइनली एल्वेलाई में जाती है, और वहां पे वो ब्लड के साथ क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इज इट क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर? इजी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सब्सटेंसेस जो है मूव कर रहे हैं फ्रॉम इट्स हायर टू लो। आपको बस ये ध्यान रखना है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कि कोई भी पार्टिकल है वो कहां से कहां मूव करेगा, हाई से लो में। क्लियर? तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, जो भी सब्सटेंसेस हो, अगर वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम इट्स हाई टू लो कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज डिफ्यूजन। क्लियर स्टूडेंट? सो आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करा, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। फिर हमने अंडरस्टैंड करा दैट इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन टेक्स प्लेस विद और विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। दीज आर active and passive transport. Now in the next lecture, I'll make you understand the osmosis. Till then, stay safe and thank you. So students, on the basis